जी, जी, जी। नमस्कार, हाँ, मैं डॉक्टर रितु नमस्कार। शर्मा ननन पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के कार्यक्रम साहित्यिकी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज से हमारी एक नई श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम का नाम है साहित्यिकी। इस कार्यक्रम में हम आपको देश-विदेश के हिंदी साहित्यकारों से मिलवाएँगे, उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाएँगे और इसी श्रृंखला में आज हमने भारत से कोसों दूर एक छोटे से भारत सूरीनाम से हमारी आज के मेहमान को आमंत्रित किया है। आप लेखिका हैं, शिक्षाविद हैं और कवयित्री हैं। चलिए मैं आप सबकी भेंट करवाती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं सूरीनाम से श्रीमती कारमन सुयशवी अ, जानकी देवी जी। मैंने नाम सही लिया है? जी जानकी हाँ, जी देवी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे सभी श्रोताओं का और दर्शकों का। तो आपका बहुत-बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे निमंत्रण की है इस प्रोग्राम में और सभी देखने वाले, सुनने वालों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे लोग अ, सुनने चाहेंगे कि आप मुझसे क्या प्रश्न करोगे, मुझे क्या बताना है और सूरीनाम के बारे में कुछ जाने, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की भाषाएँ जो हम यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं, उनके बारे में और सबसे ज़्यादा तो हिंदी के बारे में, यहाँ कैसे जी। क्या हिंदी के बारे में होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल करवन जी, और यही सवाल हमारे श्रोताओं के मन में भी उमड़ रहे होंगे कि आप भारत से हज़ारों मील दूर एक सूरीनाम देश, जो कि जहाँ की भाषा भी हिंदी नहीं है, आपने वहाँ पर हिंदी की अलग कैसे जगाई? और सबसे पहले तो ये बताइए कि अ, आप लोग वहाँ पहुँचे कैसे? और फिर आप शायद चौथी पीढ़ी हैं सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों की? हाँ, जी हाँ, तो आप धन्यवाद। बताइए मैं कि आप लोग कैसे कैसे पहुँचे और हिंदी को आपने अभी तक कैसे पकड़ के रखा है? हमारे अ, श्रोता उत्सुक हैं, मंच आपका है। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे नाना जी के पिता माता और पिता भारत से आए थे गिरमिट काटने के लिए, ना सूरीनाम में लेकिन जमैका गए थे। तो अच्छा, वहाँ वे लोग 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए, गिरमिट काटे और उसके बाद फिर से 5 साल और वहीं नाना जी के पैदाइश हुई और 10 बरिस बाद वे लोग आए सूरीनाम। तो यहाँ जिला कॉमोवेन में जाकर बस गए और फिर से 10 साल गिरमिट काटे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए और नाना जी हिंदी पढ़े, माता-पिता उनके हिंदी पढ़ाए। नाना जी की शादी हुई, नाना जी अपने गाँव में अपने बच्चों को सभी को हिंदी पढ़ाए और मेरी माँ मुझे हिंदी पढ़ाई, लेकिन जब मैं 7-8 साल की हुई तो अपने मौसी और मौसा के पास हिंदी पढ़ने गए। लेकिन वहाँ हम सब सिर्फ़ हिंदी पढ़ते थे, हिंदी के लिए। रामायण जाते थे वाँचने के लिए या गीता पाठ करते थे, लेकिन और कुछ परीक्षा नहीं होती थी। तब बाबू महात्म सिंह आए सूरीनाम में 1970 में मैं सोचती हूँ या 60 में 1960 में उन्होंने यहाँ आए सूरीनाम में, तब से यहाँ परीक्षा भी बनने लगे और धीरे-धीरे परिवर्तन आ गई क्योंकि मंदिरों में हिंदी का प्रयोग होता है जब लोग मंत्र पढ़कर अपने वक्ता करते हैं, भाषण देते हैं, समझाते हैं, अर्थ बताते हैं, तो हिंदी में ही होता है। लेकिन यहाँ का राष्ट्रभाषा तो डच है। फिर जी, भी हम जी। कोशिश करते हैं हिंदी में सब कुछ करने के लिए और ये 150 साल 152 साल हो गए हैं कि वे लोग पहला स्टीमर से यहाँ आए थे वे भारतीय लोग। तो हिंदी को इन्ने इतनी अच्छी से वे लोग जगह कर रखे कि घर पर सिर्फ नहीं लेकिन
जगह जगह पर कोने कोने में सूरीनाम में जाकर अपने अपने जिले में अपने अपने गांव में लोग हिंदी में बातें करते थे, रामायण पढ़ते थे, कविताएं करते थे और सोहर वगैरह भी यहाँ होती है, अब तक होती है। तो इसलिए हम सब हिंदी पढ़े, अभी तक पढ़ाते हैं भी। और हिंदी के बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो सरनामी है। और यहाँ पर हम सब कहते हैं सरनामी तो हिंदी की बेटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत तो अच्छा इस कि आपने बताया कि अभी भी जो पारंपरिक गतिविधियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, जैसे सोहर हो गया, विवाह हो गया, मंदिरों में भजन जी, कीर्तन है, वो सब अभी हिंदी भाषा में ही होते हैं। तो जी ये हाँ, बहुत एक स्वाभिमान की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आपने 152 साल से अभी तक इस हिंदी को अपने दिल में बसा कर रखा है और दिल में ही नहीं, आपने तो लेखनी में भी उभारा है, जी क्योंकि मुझे हाँ, मालूम है आप कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं और शिक्षिका भी हैं, हिंदी की शिक्षा भी आप देती हैं। तो जी हाँ। जब आप हिंदी पढ़ाती हैं, तो आप किस ढंग से हिंदी पढ़ाती हैं और क्या आपको कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है? हिंदी पढ़ा देखिए, क्योंकि म- आधिकारिक भाषा डच है, जी इसीलिए। हाँ, जी, जी हाँ। मुश्किलें यह होती है कि अ, बहुत से बच्चे जो है इस वक्त वे लोग सरनामी में बातचीत नहीं करते हैं। स्कूल जाते हैं तो वहाँ डच में सब कुछ होता है। तो जी, मुश्किल, बहुत मुश्किल तो नहीं, क्योंकि हम डच का सहारा लेकर बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बार-बार दोहराते हैं, तो वे लोग समझ जाते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वे सरनामी जानते हैं। और हाँ, सरनामी तो वो सीढ़ी है जिसको चढ़कर हम हिंदी तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत से हिंदी स्कूल है जहाँ लोग हिंदी पढ़ाते हैं। और हमारे संस्था जो है हिंदी परिषद, सूरीनाम हिंदी परिषद, वो तो इंटरनेशनल स्तर पर है। वो सभी देशों से, मॉरिशस से, फिजी से, भारत से, हॉलैंड से वगैरह वगैरह, जहाँ भी हिंदी का कारोबार होता है, क्योंकि हमारे पुस्तकें जो है वे वर्धा से ही आते हैं। जी, कुछ मुश्किल होते हैं अब, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। और मुश्किल होता है वहाँ से पुस्तकें यहाँ पठाने के लिए, भेजने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं सूरीनाम में ऐसे ऐसे पुस्तकें तैयार करने के लिए जो यहीं पर तैयार हो और हम वे यही मुश्किलों से पढ़ी जा। बचे। जी, कांतारानी जी यहाँ पर आए थे 2005 में, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति केंद्र से और यहाँ के जो अध्यापक लोग थे उन लोगों को मदद से उन्होंने 3 पुस्तकें बनाई थी, मंजूषा 1, मंजूषा 2 और मंजूषा 3। तो जी, जी, सब सब अध्यापिका लोगन वही पुस्तक प्रयोग में लाते हैं। और जब मुश्किल होते हैं वहाँ से पुस्तकें ऊँचे स्तर के लिए, जैसे प्रवेशिका के लिए, तो इस वक़्त हिंदी परिषद के कुछ अध्यापकगण, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग इस वक़्त एक पुस्तक बनाने जा रहे हैं प्रवेशिका के लिए। जी, और परिचय और कोविद की पढ़ाई की और रत्न की पढ़ाई की तो वे सब पुस्तकें वहीं से आते हैं। हम यहाँ कॉपी करके स्टूडेंट्स को देते हैं और उसी के in Nederlands zeggen we roeien met de riemen die we hebben. तो हम कोशिश करते हैं उसी से काम चलाने के लिए। लेकिन हर साल परीक्षा बनती है। हिंदी परिषद जी, ऑर्गेनाइज करते हैं कि हर साल जनवरी महीना में प प्रथमा से कोविद तक परीक्षा लिया जाता है। तो अ, जी। तो इसी तरह कोरो आपकी हिंदी की पाठशाला चलती रहती है। जी हाँ, मैं थोड़ी-सी बता दूँ कि हमारे गाँव में हम लोगों को अपनी पाठशाला है और लैला जी और मैंने
और कुछ लोगों के साथ मिलकर बहुत कोशिश की, घर घर जाकर सभी माँ और बाप लोग सभी से पूछे कि क्या आप चाहते हो आपके बच्चे हिंदी पढ़े। तो वे लोग कहे जी हाँ जरूर चाहते हैं। तो हम सब रजिस्टर किए और फिर शुरू कर दिए पढ़ाने के लिए, और आज तक यहाँ हिंदी पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं अब कोरोना के बाद सिर्फ ऑनलाइन हिंदी पढ़ाती हूँ। लेकिन लैला जी, प्राण जी और मेरी एक स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट कोविड को पास कर लिए है, वो भी वहाँ पढ़ाती है, सुशांतिनी रघुबीर, वह स्वर्गीय पंडित जी रघुबीर जी के। कार्यक्रम में जी हाँ, देखा उनको या तो हमेशा हम्म, जी हाँ, हम्म, तो वो भी पढ़ाती है लैला जी के साथ और प्राण जी के साथ वहाँ हिंदी पाठशाला नेता दल में। इसी तरह हर जी एक गांव में हिंदी पाठशालाएं हैं। तो हिंदी हाँ, जरूर लेकिन ये यहाँ। सरकारी नहीं है। ये जी सरकार, मेरे ख्याल से ये पाठशालाएं सरकारी नहीं है, ये पाठशालाएं जी, जी जो नहीं, आप सरकारी आपकी नहीं जो है। मंदिरों हाँ, के बगल ये में या आप मंदिरों आपने में। हाँ, जी ये आपने उस अपने इनिशिएटिव पर, अपने उत्तरदायित्व पर खोली हैं ये जी हाँ, पाठशालाएं जी अपने दम हाँ, पर, जी अपने हाँ। हाँ, सरकारी से तो ये कुछ भी नहीं, बहुत सरकारी बड़ी से बात। कुछ नहीं मिलती है हम लोगों को, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हम लोगों को खुद चलाना है, सभी कुछ खुद करना है। सरकार इसीलिए इसमें ये मदद बहुत नहीं प्रशंसनीय है। करती है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कि आप सरकार की आप सरकार से मदद लिए बिना आपने वहाँ हिंदी की पाठशालाएँ अपने संगठनाएँ और जी हिंदी की पाठशालाएँ खोली। तो इसी जी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको सुना भी है, आपको कक्षा में भी देखती हूँ, आप कविताएँ भी हिंदी में, और जी अब हाँ पुस्तक भी तैयार हो गई है। हाँ, जी। सुरीनाम देश में, जनवरी इक्वेटोरिया देश में महीना में हिंदी अ, हिंदी दिवस के दिन मेरा पहली पुस्तक जो है उसका लोकार्पण हुआ। जी। मेरे पुस्तक जी, आप के इसी पुस्तक के बारे में हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कारमन जी, कि देखिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं सच बताऊं तो बहुत दिनों से मैं कुछ कुछ लिख कर रखती थी, क्योंकि यहाँ भाषा देना है, वहाँ भाषा देना है। हिंदी परिषद ने मुझसे आग्रह किए थे एक भाषण देने के लिए, जब उन्होंने स्वर्गीय सुरजन पुरोहित जी की सम्मानित किए थे, तो मैं उनके जीवन चरित्र को हिंदी में अनुवाद करके भाषण दी थी। तो मैं लिखकर उसे धर दी थी। और जब मैं कोविड 2007 में कोविड की परीक्षा की, तो मौखिक परीक्षा के लिए मुझे निबंध बनाना था, निबंध लिखना था। तो मैं अपने स्वर्गीय चचेरे भाई, मेरे ससुर के पंडित रामदेव रघुबीर जी के बारे में लिखे थे, तो वह भी लिखकर धर गई थी। और जब 150 साल हुई, तो हिंदी परिषद मुझसे भी आग्रह की कि एक भाषण दे दीजिए, किस तरह 150 साल में परिवर्तन हुई हिंदी के बारे में। तो मैं ये सब लिख कर जी, बस सोच रही थी कि क्यों ना मैं सब एक पुस्तक में डाल दूं, कि अगर कोई उसे पढ़ना चाहे या जानकारी प्राप्त करना चाहे पंडित रामदेव रघुबीर के बारे में या हिंदी के बारे में, उसका परिवर्तन कैसे हुआ ये 150 साल में, या सुरजन परोही जी के बारे में, तो मैंने पुस्तक शुरू कर दी लिखने के लिए। और लिखने अरे! के समय तो जी आपको भी मुझे मदद करनी पड़ी। आपने मेरी परिचय सुधार दी। और शर्मिला रामरतन जब पढ़ी कि मैंने क्या लिखे, तो उन्होंने कहा कि कारमेन जी, यह तो एक पुस्तक है, आप इसे अपने नाम पर पब्लिश कर दीजिए, तो आपके नाम एक पुस्तक हो जाएगा हिंदी में। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन लिखते समय जब बिल्कुल। पुस्तक तैयार हो गई, तो उसमें अब आमुख भी लिखना था, तो मैं शर्मिला जी से पूछी कि आमुख मेरे लिए लिख दियो। और उसका कवर बनाना था, तो मैं कवर ली,
माई बाबा के लिए यह है जो सिंबल सूरीनाम में ये जो हमारे पुरखे आए थे, तो और समुंदर जो देख रहे हो जी, आप जी, वो तूफानी समुंदर पे हमारे पुरखे ने आए थे। तो 6 महीने 3 महीने 6 महीने से लगातार तब जाके यहाँ आकर पहुंचे थे। और उस ऊपर जी, में वो एक खुला हुआ पुस्तक है और उसमें हिंदी अक्षरे हैं। तो ये बिल्कुल। कॉपर मेरा छोटा बेटा ने बना दिए मेरे लिए। और अरे स्वर्गीय सतीश बादलू जी, वो मेरे एक्स स्टूडेंट थे, उसे मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी जब मैं शिक्षण देती थी। 60 साल जी, पहले मैं उन्हें नहीं नहीं 50 साल पहले मैं उन्हें स्कूल पर पढ़ाई थी। और जब मैं 2022 में हॉलैंड गए तो उनसे फिर से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, टीचर जी मैं आपके लिए वो पुस्तक एडिट करूंगा। और जी, अफसोस की बात है कि वो यहाँ आए, इसी महीना में यहाँ आए थे और मुझसे कहा, टीचर जो कुछ पूछना है पूछिए, क्योंकि मैं ये आखिरी बार सूरीनाम आया हूँ, अब नहीं आऊंगा। और शनिवार को वो यहाँ थे। उस शनिवार को एक हफ्ता बाद मुझे पता लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे। ओह! और मेरी प्रिंसिपल था श्रीमान प्रतिमन जी, हम दोनों जी, उन्हें स्टूडेंट के रूप में उन्हें पढ़ाए थे। और अब वो यहाँ पर जी, उनकी मृत्यु हो गई। और या जी, अब तो सब कुछ हो गया, अब वो नहीं है। लेकिन बहुत दुख होता है कि हमारे स्टूडेंट ही जो इतने अच्छे काम करते हैं, वो हिंदी परिषद में भी जाकर एक कार्यशाला दी थी, श्रीमान प्रामसुख जी को समझाया था किस तरह से पुस्तकें एडिट करना है डिजिटल रूप में। जी। जी हाँ, अब वो अब नहीं है, लेकिन उन्हीं के चलिए मदद से लेकिन मैं आपकी ये पुस्तक पुस्तक तैयार लिखी। जी हाँ, आपकी पुस्तक तैयार हो गई है और इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार हेमंत कुमार जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पुनेश जी जुड़ गए हैं, मुकेश कुमार मेहरा जी जुड़ गए हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत अच्छा, शुभकामनाएँ दे बहुत रहे हैं आपकी धन्यवाद। पुस्तक के या लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और कि और मुझे आप लगता है लोग। कि अब आप पुस्तक के बारे में बता रही हैं, तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप इस पुस्तक में से कुछ पढ़कर उन्हें ज़रूर सुनाएँ। अच्छा, मेरा चश्मा तो लेना पड़ेगा। जी, जी, जी। और बहुत अच्छा लिखा है आदरणीय मुकेश कुमार मिश्रा जी ने। आप प्रिंसिपल हैं बस्ती कॉलेज में। डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी हैं और लिखते हैं, हिंदी पठन पाठन बिना आर्थिक सहयोग से जो कार्य सूरीनाम के लोग कर रहे हैं, वह हम सभी भारतीयों का उसके लिए हम सभी भारतीयों का उन हम सदृश सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। अब हम आपसे ही सुनते हैं आपकी पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ या कुछ संस्मरण। अच्छा, जी, तो पहली अध्याय है गिरमिटिया देशों में हिंदी भाषा और साहित्य। तो मैं इस जी, तरह लिखी में, जमैका, त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम ये सब देश गिरमिटिया देश कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों पूर्वजों ने भारत से मंगाए गए थे, लाए गए थे यहीं पर गिरमिट काटने के लिए। इन सब देशों में हिंदी की प्रचार और प्रसार जी, होती है, लेकिन मैं सूरीनाम में रहती हूँ और मैं सूरीनाम में हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में लिखना चाहती हूँ। तो मैं अपने नाना के बारे में बताया कि मेरा नाना दुर्बली आर्यव्रत नारायण का जन्म जमैका में हुआ, क्योंकि उनके माता पिता 1881 में यहाँ पर गए थे गिरमिट काटने के लिए। तो 10 साल बाद वे लोग आए सूरीनाम में और जुलन कमोवैना इलाका में जाकर बस गए। वहां से फिर लारवेक में आकर बस गए। नाना जी की शादी हुई और गृहस्थी शुरू। मेरे नाना जी और नानी जी के
5 पुत्र और 5 पुत्रियां थे। मेरी माँ सुमित्रा नारायण नाना जी की चौथी पुत्री थी। नाना जी उच्च कोटि की विद्वान थे, इसलिए अपने बच्चों और गांव लोगों को खुद हिंदी पढ़ाते थे। मेरी माँ मुझे हिंदी सिखाई, लेकिन जब मैं 7 साल की हुई तब मैंने मौसी और मौसा के पास हिंदी पढ़ने गए और वहाँ हम सब रोज हिंदी पढ़ने जाते थे, रोज शाम को, ना सिर्फ सप्ताह में एक बार, लेकिन रोज शाम को 5 से 6 बजे। मौसी मौसा को कोई संतान नहीं थे, लेकिन गांव के सभी बच्चे वहां जाते थे हिंदी पढ़ने के लिए। हम इसी तरह हम सब प्रतिदिन पढ़ने जाते थे। जब एक पुस्तक समाप्त हो जाता था तब हम दूसरी पुस्तक पढ़ते थे। उस समय कोई परीक्षा नहीं लिया जाता था, हम सिर्फ हिंदी पढ़ते थे और मैं मौसी और मौसा को मदद करती थी पढ़ाने में। ठीक है इतनी रितु जी? जी, जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया कि आप अपने मौसी और मौसा जी के साथ रह के आपने हिंदी सीखा और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये पुस्तक बनी। अ, आप जहाँ तक मुझे मालूम है आप कविताएँ भी लिखती हैं। जी हाँ, क्या अपनी कोई कविता भी हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? क्यों नहीं, मैं अप्रवासी के बारे में कविता सुना दूं, गा दूं? जी, बिल्कुल गाइए क्योंकि अभी 152 वर्ष हुए हैं 5 जी हाँ, जून को। जी हाँ, और हम हमेशा अपने कविताएं गाती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट लैंग्वेज जो है वो सरानांग तोंगो है। तो जी, स्कूल जी, पर जी। बच्चों को सरानांग तोंगो में सिखाया जाता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को छोटी-छोटी कविताएं उसी धुन को लेकर, क्योंकि वो जानते थे उस धुन को, तो लेकर मैं हिंदी में लिखकर उन लोगों को सिखाती थी। तो मैं 2-4 लाइन पहले वाह! सरानांग तोंगो में गा दूं आपके लिए और उसके बाद हिंदी में, कि सिर्फ हिंदी में करूं? रितु जी बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहते, कर दूं? अच्छा, जी, जी, ये जी। हमारे देश के बारे में है, तब मैं जाऊंगी अप्रवासी के बाद। Mi condretru mi lobiu you moitru na mi ai da bung fuyo visu kotru da ogrimu suai pe mi mama and me papa and mi family de digado potio drape futang wampisite प्यारा देश मेरा यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करूं। तू है तो महान मैं कहती हूँ, यह सच है सब जानो। यह धरती पर हम सब रहते तो सबसे प्यार करें। जब मालिक ने हमें देश दिया 2 दिन के यहाँ मेहमान, हम साथ रहे सब मिलजुल कर, सूरीनाम है मेरा देश। यहाँ वायु जल सब पवित्र है, तो क्यों हम कुछ से डरे। नदियाँ भी यहाँ, पहाड़ यहाँ, और क्या ही नहीं यहाँ है। हम साथ रहे सब मिल के रहे, कम कुछ ही नहीं है यहाँ। जय जय सूरीनाम, जय जय सूरीनाम, जय जय मेरा प्यारा देश।
जय जय सूरीनाम, जय जय सूरीनाम, जय जय हमारा देश। ये था सूरीनाम के वाह बारे वाह जी, में। मैं बहुत सुंदर। और हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर आनंदी जुड़ गई हैं, नीदरलैंड से जुड़ गई हैं। और संतोष एलेक्स जी जुड़ गए हैं, भारत से सोनू जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। और बहुत बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय के धन्यवाद। प्रोफेसर नीरज जी जुड़ गए हैं, नीरज शर्मा जी। तो बहुत सारे लोग हमारे दर्शक जुड़ गए हैं और आपकी गायन के लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। अप्रवासी दिवस के मैं गा दूं थोड़ा से 1-2 लाइन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गाइए। अच्छा, अप्रवासी दिवस। आया है दिन यह कितना सुहाना, प्यार में छेड़ो सभ्य तराना। 5 जून है यह दिन तो सुहाना, आए थे उस दिन पर नानी पर नाना। आए थे पर आजा और पराजी, कहते थे हम सब है जहाजी। लाला रुक था पहला वो जहाज, आए सब पढ़ते पढ़ते रामायण या नमाज। आए सब पुरखों ने अपना मुल्क भारत छोड़ कर, और काटी नहीं बताया कहाँ है सूरीनाम। बस चल दिए सब बिना करे प्रणाम। कटलिस चलवाए चूंटी कटवा कर, कॉफी लगवाए जंगल कटवा कर। ककाऊ भी बोईली कभी ना रोईली, देशवा में रहली सब तो सहेली। 152 बरस तो बीतल, जैसे भी बीतल अच्छा से बीतल। वकील या मास्टर, मंत्री या डॉक्टर, सभी बने हम इस देश में पढ़कर। धन्यवाद सुनने के लिए। मैं कोशिश की मैं क्या लिखती थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बहुत सुंदर आपने सुनाया और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे दर्शकों को भी। अच्छा, तो धन्यवाद। हाँ रितु जी, मुझे बहुत गर्व है बहुत अच्छा लग रहा है। कि अब हमारे जी दर्शक हाँ, जी रितु जी, कनेक्शन थोड़ा हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, जी वीक हो रहा है। जी, कनेक्शन में थोड़ा यहाँ कुछ थोड़ी हवा तेज चल रही है, आपको अब जी हाँ रितु जी, कनेक्शन में गड़बड़ हो रहा है। आपको मेरी आवाज, आप जी सुनाई हाँ, दे रही है कुछ आवाज? आपकी आवाज रुक रुक कर आता है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन आप मुझे समझ पा रही हैं आप? जी हाँ, क्या क्या सब आपने कोई प्रश्न किए थे, मैं उसे नहीं सुन पाई। जी, हमारे श्रोता आपसे जानना चाहते हैं कि आ, आप सूरीनाम में हिंदी साहित्य को क्यों महत्वपूर्ण मानती हैं? आपको क्यों लगता है कि आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को हिंदी पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा देखिए, जब से यहाँ हिंदी प्रयोग में लाया जाता है, लोग रामायण पढ़ते हैं, कविताएं करते हैं, तो ये सब तो साहित्य है। इसलिए साहित्य को जारी रखना चाहिए। और यह जो हमारे ग्रंथ है, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत लाभदायक है। जहाँ हम जाते हैं मंदिरों में, जहाँ लोग सुनना चाहते हैं, खुद नहीं पढ़ सकते हैं, तो पंडित पढ़कर सुनाते हैं। जहाँ जाते हैं मृत स्थल में, वहाँ पर भी लोग अपने अपने भाषण में बताते हैं कि रामायण में क्या लिखा है। तो लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ कुछ ना कुछ लिखने के लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी जरूर यहाँ महत्वपूर्ण है।
और साहित्य, क्योंकि हम लोगों को भी लिखना चाहिए, इसलिए मैंने शुरू कर दिए। और लैला जी भी लिखे हैं, कितने अध्यापक गण हैं जो लिखते हैं। क्योंकि पता नहीं 20, 40, 50 साल बाद क्या होगा, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे लिखे हुए पुस्तकें, कविताएं रहेंगे तो आगे के पीढ़ी पढ़कर अपने ग्रंथ के, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। इसीलिए साहित्य, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है मेरे जी, ख्याल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी जड़ों में रचा बसा है, हम हिंदुस्तान से वहाँ गए हैं, तो इसलिए हिंदी साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार को या भारत सरकार को इसमें आप लोगों की मदद करनी चाहिए, जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, या यूँ कहूँ कि जो एक परंपरा आप लोगों ने कायम की है 152 साल से आज तक, हिंदी पढ़ाने की, पठन पाठन की, उसमें भारत सरकार को या सूरीनाम सरकार को मदद करनी चाहिए? देखिए, हम सब तो हमेशा मांग करते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन यहाँ का सरकार कुछ नहीं करते हैं हिंदी के बारे में। हम लोगों को कुछ पुस्तकें वगैरह सब कुछ खुद करना पड़ता है, लेकिन अगर भारत चाहे तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोगों को कुछ मदद करें, क्योंकि सबसे महान या महत्वपूर्ण तो है पुस्तकें। और जी, ये बहुत खर्च होता है यहाँ छपवाने के लिए। मैं आपसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 100 पुस्तकें यहाँ पब्लिश करना चाहती थी, तो मुझे 20,000 ऐसा डे भरना सूरीनाम चाहती डॉलर। थी। हाँ, तो 20,000 होता है कुछ लगभग $700। तो और हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने ढंग से। लेकिन अगर मदद मिलता तो बहुत अच्छा होता था, और शायद और ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यही रुकावट है कि खुलकर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूर दूर से अध्यापक लोग शायद यहाँ पर जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है देश का, या जी, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा खर्च होता है पेट्रोल वगैरह के लिए, तो नहीं जाने चाहते हैं पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बहुत से लोग तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। प्रथमा से कोविड तक ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ। और जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, उन लोगों को भी सुविधा मिलती है इसमें, क्योंकि वे घर पर बैठे ही पढ़ सकते हैं। जी, तो अगर क्यों नहीं, हम तो बहुत खुशी होंगे अगर हम लोगों को कहीं से भी कुछ मदद मिले। संस्था हिंदी परिषद तो है, और वह भी कोशिश प्रांशुक जी बहुत कोशिश करते हैं यहाँ वहाँ इंटरनेशनल स्तर पर कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन ठीक से कुछ हो नहीं पाता है। मैं को जरूर आशा करती हूँ कि शायद आगामी में, भविष्य में कुछ हो सके। अरे वाह! बहुत अच्छा है। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि सूरीनाम में जितना भी काम हो हिंदी का, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़ें लोग, उतना हमारे लिए भी अच्छा है और भारत से सूरीनाम के संबंध के लिए भी अच्छा है। तो जी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अपनी जड़ों के बारे में बहुत कुछ जान पाएँगी। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्या सूरीनाम में आपके समय में जब आप हिंदी स्कूल गई थी, वहाँ पे पत्र-पत्रिकाएँ निकलती थी हिंदी की? जी, उस समय में नहीं निकलते थे, लेकिन जब बाबू महात्म सिंह आए सुरीनाम में, तो उन्होंने बहुत से पत्रिकाएं निकाली, माता गौरी संस्था के नाम से, और हिंदी परिषद में जिसे शब्द शक्ति, हिंदी रामा, भाषा वगैरह वे पत्रिकाएं निकलते थे। लेकिन इस समय तो कुछ नहीं होता है इस समय, क्योंकि कागज जो है
है पेपर्स, वो बहुत महंग हो गए हैं और कुछ मदद नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है ये सब काम करने के लिए। शायद भविष्य में अगर हम लोगों को कुछ मदद मिले तो हम सब विचार करते हैं कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यह हिंदी का जो प्रचार प्रसार होता है यह रुक जाए। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप जो आपने ये जो पुस्तक लिखी है, इसके अंदर क्या आपने दूसरे लेखकों को भी सम्मिलित किया है? जी हाँ, मैं स्वर्गीय पंडित रामदेव रघुबीर जी के बारे में इनमें लिखी हूँ। उन्होंने क्या-क्या किया अपने ज़िंदगी में, कई नाटकें लिखे और कविताएँ लिखे। उनके नाटक तो यहाँ से त्रिनिदाद तक मशहूर हुए, जैसे एक गाँव के लड़की क्यों बहकी, और जैसे जब 125 बरिश हुई थी अप्रवासी दिवस, उसके बारे में बहुत से नाटक लिखे। और सुरजन परोही जी भी, मैं 2-4 पढ़ दूं आप लोग के लिए तो। पंडित सहतु जी के बारे में मैंने भी लिखे, और उन्होंने एक कविता लिखी थी जो सभी कोई पसंद करते हैं, क्योंकि उस कविता का शीर्षक है हम तोहे का बोली। हम तोहे का बोली, बोली बोली, भाषा बोली, अवधी की भोजपुरी, हम तोहके का बोली। सरनामी की सरनामी हिंदी, हिंदुस्तानी की सरनामी हिंदुस्तानी, हम तोहके का बोली। मानक हिंदी की खड़ी बोली, टूटल भाषा की ऐली गैली, हम तोहे का बोली। आपन भाषा में एक बात बोली, तो से हमसे बहुत प्यार है, महतारी भाषा हमार। यह स्वर्गीय पंडित सहतु जी के लिखी हुई कविता है। मैं इस पुस्तक में भी शामिल कर दी हूँ। और सुरजन परोही जी के बारे में मैंने लिखी, और उनके पुस्तकें नाटक सब इस पुस्तक में मैंने भी लिख दिए। वो बहुत से नाटक लिखे, जैसे कृष्ण भगवान, दिवाली की रात, 10 रुपया, अरे मामा तू का कर ले, लक्ष्मी माता के विराट स्वरूप, भाई भाई, दारू के नखड़ा, वगैरह वगैरह। और उनको इतना सम्मान किया गया है, उनके बहुत से उपलब्धियां भी मिली यहाँ से भारत तक, और स्वर्गीय पंडित रामदेव रघुबीर जी को भी। तो मैं इसी तरह 2-4 कवियों या लेखकों कह सकते हो, नाटककारों हैं, उन्होंने साहित्य के बारे में बहुत कुछ काम कर कर गए हैं। ये लोग हमेशा हमारे ख्याल में रहेंगे, लोग हमेशा इन लोगों के बारे में बात करेंगे, और इसलिए मैंने लिख दी अपने पुस्तक में इन लोगों के बारे में, और क्या उन्होंने किया है सूरीनाम के हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में। ये हम आपसे थोड़ा-सा विस्तार से जानना चाहेंगे। उनके कामों के बारे में भी हमें बताइए कि उनका हिंदी के प्रचार-प्रसार में क्या योगदान रहा? किसका? सहदेव सेतु जी का और सुरजन पुरोहित जी का, उनकी तो कविताएँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी सूरीनाम में, मुझे मालूम है। और जी, सेतु जी की कविताएँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। सुरजन पुरोहित जी जो एक कुम्हार का काम करते थे, जी और हाँ, अपनी रचना भी उसी ढंग से रचते थे, जैसे वो मिट्टी से जिस आकृति को, वो एक मिट्टी को जो आकृति देते थे, उसी ढंग से वो अपनी रचनाओं को भी एक नया रूप देते थे। जी और हाँ, इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं श्रोताओं में वरिष्ठ कवयित्री साहित्यकार आदरणीय मंजू श्रीवास्तव दीदी जुड़ गई हैं। हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ अनुवादक साहित्यकार संतोष आलेक्स जी जुड़ गए हैं, जो आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ ऋषि भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। अच्छा, सभी सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपका कविता पाठ भी सबको बहुत पसंद आ रहा है। मेरी साइड से मुझे लगता है कैमरे में कुछ गड़बड़ है कि कैमरा नहीं आ रहा,
लेकिन जी। आपकी तस्वीर आ रही है, तो आप करते रहिए। जी, अच्छा, बताइए, पढ़ तो पढ़ के मैं सुनाइए। जी, सुरजन परोही जी के बारे में जी, कुछ लिखे और उसको पढ़ देती हूँ। जी, आपके दादाजी स्वर्गीय श्रीमान सुरजन परोही और दादी जी स्वर्गीय श्रीमती धनी जी सूरीनाम में आए थे कंट्राकी बनकर। दादाजी 1895 में और दादी जी 1899 में। ये दोनों भारत वापस नहीं गए और यहाँ सूरीनाम के नागरिक बनकर रह गए। उन लोगों का बड़ा बेटा स्वर्गीय श्रीमान नरसिंह परोही जी आपके पिताजी थे और स्वर्गीय श्रीमती जगरानी जी आपकी माता जी। उन लोगों को 3 बेटियां थी और एक बेटा। वही बेटा आप थे। आपने आपके जन्म 2 फरवरी 1938 में हुआ और मृत्यु 17 अक्टूबर 2022 में। आपने शादी की इफाना रामदुलारी नंदलाल जी से, जिसकी जन्म 22 फरवरी 1945 में हुई थी। आपको आचार्य का पद मिली, लेकिन सूरीनाम में हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ कहते हैं कि आप हमारे देश के एक राष्ट्रीय कवि थे। आपको चंदा मामा भी कहते थे क्योंकि आप आकाशवाणी राधिका द्वारा तक चंदा मामा बच्चों का कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। हालांकि न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग या यह कार्यक्रम को सुनते थे, जिससे आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे जो आप खुद लिखते थे। हर एक क्षेत्र पर आपने बहुत कुछ लिखे, जैसे कविताएं, पुस्तकें, नाटक वगैरह। सूरीनाम के विश्वकोश में आपके नाम भी लिखा गया है। आप सूरीनाम में एक प्रसिद्ध कवि, एक लेखक और एक नाटककार भी थे। आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल तक है। साथ में आप हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की थी। आप सरकारी नौकरी करते थे, हिंदी पढ़ाते थे, कुम्हार के काम करते थे, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। आप सचमुच एक महान कलाकार की जिंदगी बिताए हैं। ठीक है रितु जी, या और पढ़ूं उनके बारे में? आप अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा और पढ़ सकती हैं, अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को थोड़ी-सी और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा, आप एक मशहूर कवि थे और आपके कवि का नाम ऋणी शतियम है। और यह नाम कैसे उत्पन्न हुआ? हर एक कला का आखिरी वर्ण को लेकर इस तरह: र आखिरी वर्ण कुम्हार का, ई आखिरी वर्ण कवि का, न आखिरी वर्ण सुरजन का, ई आखिरी वर्ण परोही का, श आखिरी वर्ण देश का, ती तो ये 2 वर्ण है जाति का, अम 2 वर्ण धर्म का। आप मानते थे कि आप ऋणी हैं अपने देश, जाति और धर्म का, इसलिए आपने ऐसा नाम चुना लिखने के लिए। आप एक महान कवि थे क्योंकि आपने सिर्फ हिंदी में, लेकिन सरनामी में, डच में और शरणार्थों में भी कविताएं लिखी है और प्रस्तुत की है जगह जगह पर। आपने कविताएं हमेशा सूरीनाम के बारे में, सूरीनाम में रहने वालों के बारे में और सूरीनाम के उन्नति के बारे में लिखे हैं। आप कई गीत भी लिखे हैं जो सूरीनाम और भारत के गायक गाए हैं। आप सदस्य थे schrijversgroep 19, वो एक संस्था था जहाँ सूरीनाम के जितने साहित्यकार थे उसमें जुड़े थे। वो डच नाम schrijversgroep का मतलब है लेखकों के ग्रुप। और जब उन लोगों की 5वीं जयंती मनाए गए थे, तब आप उन लोगों के लिए कविता लिखकर शरणार्थों में सुनाए थे। आपका नाम
सूरीनाम के साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक में भी लिखी गई है। श्रीमान सुजन परोही जी, आपके कविता मैं भी इसमें लिख दी हूँ, और आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए उसकी कविता पढ़ना चाहती हूँ। विश्व का ध्रुव तारा। यह है देश हमारा सूरीनाम, प्राणों से भी प्यारा। देश की उन्नति, देश की रक्षा ही धर्म हमारा। यह है देश जहाँ रहते हैं हम हिंदुस्तानी, क्रियोल, जाबी भी है, साथ में इंगी और चीनी। सभी धर्म मिलकर रहते हैं जैसे हो चांद सितारे। भेदभाव नहीं करते हम, सभी है अपने प्यारे। यहाँ सबकी है अपनी बोली, अपनी बानी, ललित कलाओं की बना ली है अमर कहानी। नदियां, समुद्र और पहाड़ों की है हमारी सीमाएं। हरा भरा रहे वर्ष भर, बरसे यहाँ अमृत धाराएं। इस मिट्टी से हमें मिलता है करेला, गोभी, बाना, सब्जी, नारंगी, कसेरू, खेतों में उगता हर दाना। नहीं है किसी चीज की, हर घर में है धान, मिट्टी का तेल, बॉक्साइट और सोने की है खान। बताता है ध्वजा में चमकता हुआ सुनहरा सितारा, प्यारे देश को बनाना है विश्व का ध्रुव तारा। अति सुंदर कविता, और इस कविता को हमारे तीसरी पुस्तक में लिखी गई है। जब विद्यार्थी लोग हिंदी पढ़ते हैं और उत्तमा के स्तर तक पहुंचते हैं, तो इस कविता को भी उन लोगों को जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बहुत बहुत सुंदर कारमेन जी, आज आपने हमारे दर्शकों का मन मोह लिया है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनीता रश्मि जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं, और भी बहुत बहुत धन्यवाद सारे आप सभी को। वरिष्ठ धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक लेखिकाएं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उन सभी को बहुत बहुत आभार हमारी तरफ से। सब हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं अपनी टिप्पणियों से। तो अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। आपकी पुस्तक जो एक नया कीर्तिमान रचेगी। बहुत सालों बाद मुझे पता है कि सूरीनाम में हिंदी पुस्तक लिखी गई है, और इसके लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जाते जाते क्या आप सूरीनाम के वर्तमान पीढ़ी को या हमारे सूरीनाम के लेखकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी हाँ, जरूर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लिखते रहिए, हम लोगों को लिखना चाहिए। हमारे साहित्य इतना अच्छा होना चाहिए कि चाहे जितने साल हो जाए, हिंदी को लुप्त नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे पड़ोस के देशों में हो गई है, यहाँ सूरीनाम में नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, या जितने हिंदुस्तानी लोग हैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमेशा लिखते रहना। हम लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारे लिखे हुए पुस्तकें, कविताएं, लेख, नाटक वगैरह सब रहेगा, तो हमारे आने वाले पीढ़ी उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं, समझ जाएंगे कि हमारे संस्कृति कैसा था, हमें कैसे रखना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। मैं क्या कहूँ रितु जी, मैं आपको बहुत हृदय से आभार हूँ कि आप मुझे मौका दिए यहाँ पर कुछ कहने के लिए, और लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरा संदेश। मैं आप सभी को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को हार्दिक से धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और रितु जी को मैं क्या करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है रितु जी, कि आप इतना वक्त निकाल कर मुझे अपने, आपके तो आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, और फिर भी आपने वक्त निकाल कर मेरे लिए ये की है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ आगामी में और सूरीनाम के लोग से आप करें, या ना सिर्फ सूरीनाम लेकिन हॉलैंड के लोग और दूसरे देश के जहाँ पर हिंदी की प्रचार प्रसार होती है,
क्योंकि हमारे हिंदी को लुप्त नहीं होना चाहिए। मुझे तो इतना अच्छा लगता है हिंदी पढ़ने में, पढ़ाने में, और जो कविताएँ हैं, जब हम परिचय के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को समझाने में कि कवि यहाँ क्या बताता है हमारे समाज के बारे में। कबीर जी के दोहे जो है, और हिंदी की समाज कैसे सुधार सकते हैं आप लोग, समाज में सुधार लाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए हमारे संस्कृति के आधार पर, हमारे धर्म के आधार पर। तो हिंदी महत्व है मेरे लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, 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 आपने बहुत अच्छे शब्दों में संदेश दिया हमारे नवलेखकों को भी और वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी कि किस तरह से हिंदी के माध्यम से हम अपनी पूर्वजों से जुड़ सकते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार। और किसी कारणवश आज मेरा कैमरा काम नहीं करा, इसलिए मैं दर्शक मुझे नहीं देख पा रहे, लेकिन दर्शकों ने आपको बहुत अच्छे ढंग से सुना भी है, देखा भी है। तो अच्छा, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ और उनकी पुस्तक के बारे में, उनके साहित्य सृजन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार।